फाइनेंस की दुनिया में ट्रस्ट ही सब कुछ होता है। जब वो ट्रस्ट टूटता है तो नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। यही हुआ 2018 में आईसीआईसीआई बैंक लोन स्कैम के साथ, जिसने इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर को हिलाकर रख दिया और दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। इस स्कैंडल के केंद्र में थीं चंदा कोचर, जो उस समय आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ थीं, जो इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एक है। उन पर पर्सनल फायदे के लिए एक कंपनी को लोन देने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था, जो बैंकिंग एथिक्स के मुख्य सिद्धांतों का उल्लंघन था। इस स्कैम में ट्रांजैक्शंस और छिपी हुई व्यवस्थाओं का एक जटिल जाल शामिल था, जो धीरे धीरे सामने आया। इस स्कैंडल में वेणुगोपाल धूत जैसे बड़े बिजनेसमैन और चंदा कोचर के पति दीपक कोचर जैसे बड़े लोग शामिल थे। इसने कॉरपोरेट गवर्नेंस में हितों के टकराव और पारदर्शिता की कमी के खतरों को उजागर किया। आईसीआईसीआई बैंक लोन स्कैम न सिर्फ बैंकिंग में, बल्कि बिजनेस और फाइनेंस के सभी पहलुओं में एथिकल आचरण के महत्व के बारे में एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यह मजबूत रेगुलेटरी मैकेनिज्म की आवश्यकता और गलत कामों को उजागर करने में व्हिसल ब्लोअर्स की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह वीडियो आईसीआईसीआई बैंक लोन स्कैम के विवरण में जाता है, जिसमें मुख्य लोगों की भूमिकाओं, घटनाओं के क्रम और इस बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल के दूरगामी परिणामों की पड़ताल की गई है। आईसीआईसीआई बैंक लोन स्कैम को समझने के लिए हमें पहले इस पेचीदा ड्रामे के मुख्य किरदारों से मिलना होगा। सबसे आगे थीं चंदा कोचर, जो इंडियन बैंकिंग में एक प्रमुख हस्ती थीं। वो आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ बनी, जो बहुत पावर और जिम्मेदारी का पद था। उनके पति दीपक कोचर एक बिजनेसमैन थे, जिनकी रिन्यूएबल एनर्जी में रुचि थी। उनके बिजनेस डील्स के जरिए ही इस स्कैंडल के बीच बोए गए थे। एक बड़े समूह वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत ने इस कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धूत के नेतृत्व में वीडियोकॉन ने आईसीआईसीआई बैंक से बहुत कर्ज लिया था और ये लोन विवाद का विषय बनेंगे। इन लोगों के बीच कनेक्शन, खासकर कोचर और धूत के बीच घनिष्ठ संबंध, सामने आने वाले स्कैंडल के केंद्र में साबित होंगे। इस कहानी में एक और परत जोड़ी उन रेगुलेटरी बॉडीज ने, जिनका काम फाइनेंशियल सेक्टर की देखरेख करना था। भारतीय रिजर्व बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मार्केट रेगुलेटर और केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियां, ये सभी स्कैंडल के सामने आने पर शामिल हो गईं। सच्चाई का पता लगाने और दोषियों को सजा दिलाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। आईसीआईसीआई बैंक लोन स्कैम के मूल में एक कथित क्विड प्रो क्वो अरेंजमेंट था। यह आरोप है कि चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ के रूप में अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए वेणुगोपाल धूत की अध्यक्षता वाले वीडियोकॉन ग्रुप को करोड़ों रुपए के लोन मंजूर करवाए। बाद में पता चला कि ये लोन बैंक के लेंडिंग नियमों का उल्लंघन करके दिए गए थे और इससे हितों के टकराव के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हुईं। जांचकर्ताओं के अनुसार क्विड प्रो क्वो में दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल्स शामिल थी। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन को लोन देने के कुछ ही समय बाद धूत ने न्यू पावर में बड़ा निवेश किया। यह निवेश, जो अपने पति के माध्यम से चंदा कोचर को लाभ पहुंचाने का एक चक्करदार तरीका माना जाता है, ने खतरे की घंटी बजाई। आरोपों से पता चला कि वीडियोकॉन को दिए गए लोन अच्छे बिजनेस सिद्धांतों पर आधारित नहीं थे, बल्कि वास्तव में व्यक्तिगत लाभ के बदले में दिए गए एहसान थे। व्यक्तिगत लाभ के लिए लोन के इस कथित लेन देन ने एथिकल बैंकिंग प्रथाओं के मूल को ही चोट पहुंचाई और इसके दूरगामी परिणाम हुए। कुछ समय के लिए चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत के बीच कथित क्विड प्रो क्वो व्यवस्था लोगों की नजरों से छिपी रही। हालांकि 2016 में एक व्हिसल ब्लोअर ने सच्चाई को उजागर करने का फैसला करते हुए इन संदिग्ध सौदों को प्रकाश में लाया। इस बहादुर व्यक्ति, जिसकी पहचान गुप्त रखी गई है, ने अधिकारियों को लिखा, जिसमें वीडियोकॉन को दिए गए लोन और बाद में न्यू पावर में निवेश के बारे में अपनी चिंताओं को बताया गया था। व्हिसल ब्लोअर की शिकायत ने एक ट्रिगर का काम किया, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसने अंततः पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया। उनके कार्यों ने उस महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला जो व्हिसल ब्लोअर्स शक्तिशाली व्यक्तियों और संस्थानों को जवाबदेह ठहराने में निभाते हैं। उनके बोलने के साहस के बिना आईसीआईसीआई बैंक लोन स्कैम दबा रह सकता था और अपराधी जांच से बच सकते थे। व्हिसल ब्लोअर के खुलासे ने नियामक निकायों को मामले की जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। मीडिया को भी आरोपों की भनक लग गई और जल्द ही आईसीआईसीआई बैंक लोन स्कैम सुर्खियों में आ गया, जिससे भारत के वित्तीय क्षेत्र में सदमे की लहर दौड़ गई और जनता का ध्यान आकर्षित हुआ।
सेक्शन 5, आईसीआईसीआई बैंक की रेपुटेशन को लगा धक्का। जैसे ही आईसीआईसीआई बैंक लोन स्कैम की खबर फैली, बैंक की रेपुटेशन को बहुत नुकसान हुआ। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो गया। निवेशक गलत कामों और संभावित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बारे में चिंतित पीछे हट गए, जिससे बैंक के शेयर की कीमत में गिरावट आई। बैंक की इमेज, जो सालों से ध्यान से बनाई गई थी, धूमिल हो गई। इस स्कैंडल ने बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तौर तरीकों और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसने हितों के टकराव की संभावना को उजागर किया, जब व्यक्तिगत रिश्ते व्यावसायिक फैसलों से जुड़े होते हैं। आईसीआईसीआई बैंक लोन स्कैम ने एक कठोर चेतावनी के रूप में काम किया कि प्रतीत होने वाले प्रतिष्ठित संस्थान भी अनैतिक व्यवहार की चपेट में हैं और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। नुकसान को कम करने और विश्वास बहाल करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने चंदा कोचर से खुद को दूर करने के लिए कदम उठाए। अंततः उन्हें सीईओ के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बैंक ने आंतरिक जांच भी शुरू की और नियामक निकायों द्वारा चल रही जांच में सहयोग किया। सेक्शन 6, कानून का शिकंजा। सीबीआई और ईडी सहित कई एजेंसियों द्वारा जांच चल रही है। आईसीआईसीआई बैंक लोन स्कैम के मुख्य खिलाड़ियों पर जाल बंद होने लगा। आपराधिक अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार सीबीआई ने 2019 में चंदा कोचर, दीपक कोचर, वेणुगोपाल धूत और कई अन्य लोगों के नाम पर एफआईआर या प्राथमिकी दर्ज की। वित्तीय अपराधों की जांच करने वाले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की अपनी जांच शुरू की। एजेंसी को संदेह था कि कथित क्विड प्रो क्वो व्यवस्था में शामिल धन को शेल कंपनियों और संदिग्ध लेन देन के जटिल जाल के माध्यम से लॉन्डर किया गया था। दिसंबर 2022 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सीबीआई ने चंदा कोचर और वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया। दीपक कोचर को 2020 में पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इन हाई प्रोफाइल व्यक्तियों की गिरफ्तारी ने एक कड़ा संदेश दिया कि कोई भी, चाहे उसका पद या प्रभाव कुछ भी हो, कानून से ऊपर नहीं है। सेक्शन 7, रेगुलेटरी बदलाव, लगाम कसना। आईसीआईसीआई बैंक लोन स्कैम ने भारत के बैंकिंग रेगुलेटरी ढांचे के भीतर कमजोरियों को उजागर किया। यह स्पष्ट हो गया कि मौजूदा नियम ऐसे घोटालों को रोकने के लिए अपर्याप्त थे। जवाब में नियामकों ने सिस्टम को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए। फोकस के मुख्य क्षेत्रों में से एक हितों के टकराव के मानदंडों को कड़ा करना था। नियामकों ने सख्त दिशा निर्देश पेश किए, जिनके तहत बैंक अधिकारियों को परिवार के सदस्यों या व्यवसायों से जुड़े हितों के किसी भी संभावित टकराव का खुलासा करना आवश्यक था। इन उपायों का उद्देश्य उधार निर्णयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था। हितों के टकराव के नियमों के अलावा नियामकों ने ऋण निगरानी और निगरानी तंत्र को भी कड़ा किया। बैंकों को उधारकर्ताओं पर अधिक कठोर उचित परिश्रम करने के लिए अनिवार्य किया गया था, खासकर उन लोगों के साथ जिनका बैंक अधिकारियों से संबंध था। बैंक बोर्डों में स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका को मजबूत किया गया और उन्हें ऋण प्रस्तावों की जांच करने और संभावित अनियमितताओं को चिह्नित करने की अधिक जिम्मेदारी दी गई। सेक्शन 8, सीखे गए सबक, पारदर्शिता का महत्व। आईसीआईसीआई बैंक लोन स्कैम ने भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर और उसके बाहर के लिए कई मूल्यवान सबक दिए। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक व्यावसायिक सौदों में पारदर्शिता और नैतिक आचरण का महत्व था। घोटाले ने पारदर्शिता की कमी से जुड़े जोखिमों पर प्रकाश डाला, खासकर जब व्यक्तिगत रिश्ते व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। घोटाले ने ऐसी घटनाओं को रोकने में मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। प्रभावी कॉर्पोरेट प्रशासन संरचनाएं, जिसमें नियंत्रण और संतुलन हो, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। स्वतंत्र बोर्ड, मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली और स्पष्ट व्हिसल ब्लोइंग तंत्र अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के महत्वपूर्ण घटक हैं। आईसीआईसीआई बैंक लोन स्कैम ने वेकअप कॉल के रूप में काम किया, जिससे कई कंपनियों ने अपने आंतरिक नियंत्रण और प्रशासन प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन किया। इससे नैतिकता और अनुपालन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। कंपनियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश किया और जोखिमों को कम करने और भविष्य के घोटालों को रोकने के लिए अपने आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों को मजबूत किया। सेक्शन 9, अंतिम फैसले का इंतजार। फरवरी 13, 2025 तक आईसीआईसीआई बैंक लोन स्कैम में कानूनी कार्यवाही चल रही है। चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत न्यायिक हिरासत में समय बिताने के बाद वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं।
मुकदमा जारी है और अदालत ने अभी तक अपना अंतिम फैसला सुनाना है। इस मामले के नतीजे पर भारतीय जनता और वित्तीय क्षेत्र समान रूप से नजर गड़ाए हुए हैं। एक दोषी फैसला कॉरपोरेट लालच और सत्ता के दुरुपयोग के परिणामों के बारे में एक कड़ा संदेश देगा। यह इस सिद्धांत की भी पुष्टि करेगा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अंतिम फैसले के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक लोन स्कैम वित्त की दुनिया में नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व की याद दिलाता रहेगा। इसने भारत के कॉरपोरेट परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिससे बहुत जरूरी सुधार हुए हैं और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है।